का विषय है इंपॉर्टेंस ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी फॉर पर्सन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। एक ऐसा विषय जिसकी परम आवश्यकता हमारे दृष्टि दिव्यांग, अल्प दृष्टि दिव्यांग एवं दृष्टि की सीमाओं पर परिलक्षित होते हुए हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए, बालक एवं बालिकाओं के लिए एवं बंधु एवं भगिनियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारा सौभाग्य है आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में हमारे साथ दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाली हमारी राष्ट्रीय संस्थान NIPVD देहरादून से ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर आदरणीय श्री देवीलाल सर आज हमसे जुड़ रहे हैं। सर का इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी परमादरणीय देवीलाल सर के उच्चतम भावों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने बने हुए भावों के अनुरूप आज अपने ज्ञान को एक बृहत्तम नवीनतम स्तर पर ले जाने हेतु प्रयासरत होंगे। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, स्पीच एंड हियरिंग CRC लखनऊ एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर DSCVI NID CRC लखनऊ, आदरणीय सविता शुक्ला मैम, लेक्चरर CRC लखनऊ और आदरणीय पंकज आर्या मैम, लेक्चरर VI CRC लखनऊ। आदरणीय श्री देवीलाल सर हमसे जुड़ चुके हैं, सर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और इस पटल पर सर का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे सर एक बार अपना माइक और वीडियो आप चेक कर ले, जिससे आपकी आवाज और स्पष्टता के साथ आपकी वीडियो हम तक पहुंच जाए। सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका वीडियो और सर गुड आफ्टरनून सर। जी जी सादर नमस्कार जी। सभी प्रतिभागियों का पुनः मैं CRC लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने माइक को म्यूट रखें, जिससे आज के विषय पर हम आज के अपने विशिष्ट वक्ता आदरणीय श्री देवीलाल सर के भावों को सुन सके। कार्यक्रम का समय 12 से 1 है और समय सुनिश्चित हो चुका है, तो मैं सर्वप्रथम अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग CRC लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री देवीलाल सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर NIPVD देहरादून का स्वागत कर अपने आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय श्री राजीव रंजन सर। नमस्कार सर, थैंक यू नागेश सर। मैं सबसे पहले हमारे इस ऑनलाइन पोर्टल पे जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनका सादर अभिनंदन और अपने CRC के तरफ से, अपने मंत्रालय के तरफ से, अपने नेशनल इंस्टीट्यूट के तरफ से मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये आज का जो ऑनलाइन पटल है, ये इन वेबिनार जो है, आप लोग हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी फॉर पर्सन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट, ये आई थिंक एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है करके उन लोगों के लिए जिनको इनके बारे में नहीं मालूम है। हम लोग सीधा बोलते हैं कि बच्चे को दिक्कत है, दिखाई नहीं देता या कम दिखता है, इसको सिखाना है, बट कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, घर पे कैसे करना है, बाहर कैसे जाना है। हेलो हेलो जी सर, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है सर। कैसे करना है, आई थिंक, थैंक यू। उसके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं अगेन जो हमारे आज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, नागेश पांडे जी एंड पंकज आर्या मैडम, सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ इसके लिए, और इन्होंने इस टॉपिक को रखा ताकि जो हमारे श्रोतागण है, हमारे पार्टिसिपेंट्स है, इससे सीखे। और खास करके जो हमारे रिसोर्स पर्सन है श्री देवीलाल सर, जो कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर है NIPVD
देहरादून, जो कि अपने आप में एक नेशनल इंस्टीट्यूट है देहरादून में, और विगत बहुत सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। और आप सब लोगों को पता है कि NIPVD, पहले इसको बोलते थे NI विजुअल डिसेबिलिटी से, अब इसको बदला गया। ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से काम कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं सर, और इनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, खास करके ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वेबिनार है, जो हमारे श्रोतागण है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो भी हम सीखेंगे वो बाकी दूसरे लोगों को भी हम बताएंगे, ताकि जो लोग अवगत नहीं है इनसे, वो लोग भी सीख पाएंगे। इसी के साथ ही मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आगे प्रोग्राम कंटिन्यू कराने के लिए नागेश जी को आमंत्रित करता हूं। और वंस अगेन आई वेलकम श्री देवीलाल सर टू दिस आवर ऑनलाइन प्रोग्राम। और सर एक चीज और बता दूं मैं आपको, हमारे साथ नॉट ओनली ये, हमारे साथ सर अभी अर्ली इंटरवेंशन के प्रोग्राम चलते हैं, हमारे साथ MHRH का जो हेल्पलाइन है उस पे, दोनों पे काम चलता है सर। और हम लोग हर एक दिन एक अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर और एक MHRH के ऊपर, ये हमेशा करते रहते हैं प्रोग्राम्स। और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल एज अवेयरनेस प्रोग्राम अलग अलग सब्जेक्ट पे भी चलता रहता है सर। आई थिंक ये मोर देन सर, इसमें आई थिंक इट इज बिटवीन 120 to 130 है सर, ये ऑनलाइन वेबिनार का जो संख्या है। तो सर बहुत अच्छा है आप आज हमसे जुड़े हैं। तो नागेश सर, इट्स अप टू यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद है सर। निश्चित ही जैसे सर ने बताया कि इस समय वेबिनार के भाव में हम ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग के रूप में एक ऐसा कार्यक्रम जो सभी पक्षों के लिए होता है, उसको दिन में सभी के साथ मिलकर करना, तथा EIU अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के लिए, MHRH के लिए हम 2 कार्यक्रम निरंतर प्रतिदिन करते हैं, किसी न किसी संस्था के साथ कोलैबोरेट करके। उस संस्था के जो प्रतिनिधि होते हैं, संस्था के जो विद्यार्थी होते हैं, अथवा संस्थान में काम करने वाले जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारीगण होते हैं, उनके अवेयरनेस के लिए निरंतर यह कार्यक्रम चलता रहता है। इसी कड़ी में हमारे बीच आज का यह जन जागरूकता के रूप में और एक बौद्धिक बृहत्ता के रूप में आज का यह कार्यक्रम, मैं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित करता हूं। श्री देवीलाल सर, आप आए और आज के इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय देवीलाल सर। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज स्पष्ट है। अच्छा, सभी को नमस्कार। हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स के जितने भी डायरेक्टर महोदय इसमें जुड़े हैं, जिन्होंने मेरे को प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया, CSC के डायरेक्टर और PDU NIPPD न्यू दिल्ली के डायरेक्टर और हमारे NIEPVD के डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे अनुमति दी, सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। अपनी बात रखने से पहले मैं कुछ, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ज्यादातर इसमें क्या ट्रेनिज लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ पांडे सर। सर स्पेशल टीचर्स, ट्रेनीज और अभिभावक, ये 3 पक्ष हमारे साथ। अच्छा अच्छा, तो मेरा जो विषय है मैं उसी पर कायम रहूंगा। मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि इसी पे फोकस करूं। मुझे उम्मीद है कि आपको PP नजर आ रहा होगा। जी सर, जी सर, प्रेजेंटेशन आ रहा है। जी धन्यवाद सूचना के लिए। मुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कोशिश की है कि कम समय पर ही ये बन पाया है। आपको कुछ उदाहरणों के साथ मैं बता पाऊं, चीजों को समझा पाऊं। तो दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए अनुस्थिति ज्ञान और गतिशीलता कौशल का महत्व, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।
खासकर जो नए प्रशिक्षु आए हैं हमारे डीएड और बीएड के, साथ ही अगर पेरेंट्स देख रहे हैं हमें या सुन रहे हैं तो उनके लिए भी ये प्रोग्राम काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मैं डेफिनेशंस, परिभाषा, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की पे नहीं जाऊंगा। हाँ, व्यवहारिक रूप से जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी का जो स्किल है, कौशल है, जिसको हम लोग हिंदी में अनुसिद्धि ज्ञान और गतिशीलता का कौशल कहते हैं, उससे व्यवहारिक रूप से क्या फायदे हो सकते हैं, इसका किसी दृष्टि दिव्यांगजन बालक के या व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, क्यों ये एक स्किल इसको कहा जाता है, इस पर हम लोग इस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। आप लोगों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। 5 वर्ष का बालक अपने माँ बाप का हाथ पकड़ करके, 5 वर्ष का दृष्टिबाधित बालक माँ बाप का हाथ पकड़ करके गुड़गांव के एक स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड तक पहुंचता है और वहां से अपना जो है पढ़ाई लिखाई, पठन पाठन आरंभ करता है। तो उसके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आ सकता है? अगर वही 5 वर्ष का बालक अपने गांव में ही रह जाए, अपने कस्बे में रह जाए और माँ बाप ध्यान न दें, तो उस बालक की दूसरे बालक की पहले बालक के मुकाबले में क्या स्थिति हो सकती है, यह आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो है 18 वर्षीय रेशमा है, युवती है, पार्शियल ब्लाइंड है। उसने एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस यानी कि रिसेंटली ब्लाइंड हुई और उसने ओरिएंटेशन मोबिलिटी की ट्रेनिंग ली तथा अपनी आधी पढ़ाई जो कि उसने बीए पार्ट 1 में छोड़ दिया था, उसको कंप्लीट करने की चेष्टा की तथा अगले 4-5 वर्षों में उसका एक जीवन साथी मिला। वह अपने जो जीवन साथी है उसके साथ कुशलतापूर्वक अपना परिवार चला रही है। ये दूसरा उदाहरण था। तीसरा उदाहरण है 25 साल का सुलेमान, जो टोटली ब्लाइंड है। स्टडी की प्रैक्टिस करी उसने, ओरिएंटेशन मोबिलिटी पे ध्यान दिया और पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता रहा। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए कभी अपने जिले में जाता, कभी दिल्ली जाता, कभी भोपाल जाता। हाँ, उसके लिए बकायदा स्टडी के साथ साथ वो बस पे भी सफर किया होगा उसने, ट्रेन में भी चढ़ा होगा, साइटेड गाइड का भी प्रयोग किया होगा। और आज के दिन सुलेमान जो है गवर्नमेंट सेक्टर में एलडीसी के पद पर कार्यरत है और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। आप इन तीनों में क्या देखते हैं? तीनों में देखते हैं कि चलना यानी कि मूवमेंट, गतिशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ साइटेड जो सकलांग होते हैं उनके लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो दृष्टिबाधा से ग्रसित है, क्योंकि सुविधाएं, स्कूल हो, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हो या इस प्रकार के हायर एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं वो उनके गांव क्षेत्र में नहीं होते हैं या नाम मात्र के होंगे या उनके अनुकूल नहीं होंगे। तो उनको तो आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, अपने स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए चलना तो उनको पड़ेगा ही। इसके लिए उनको जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी के जो स्किल्स हैं
जो उसमें कुशलताएं हैं उसको सीखना बहुत जरूरी है। चाहे अपने साथियों से सीखे, चाहे अपने क्लास के टीचरों से सीखे, या स्पेशल ओरिएंटेशन मोबिलिटी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे द्वारा सीखें, लेकिन उनको ये कौशल सीखना आरंभ कर देना चाहिए। छोटे से छोटे उम्र पर ये आरंभ कर देना चाहिए, ताकि उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता रहे। जो लोग चलते फिरते नहीं है, उनके साथ दूसरी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। दूसरी समस्या इतनी बढ़ती हैं कि वो सोशली रूप से, सामाजिक रूप से एक हैंडीकैपिंग पोजीशन में पहुंच जाते हैं। एक तरफ तो दृष्टि बाधा है और दूसरी तरफ आत्मविश्वास की कमी, चलने फिरने में डर होना, ये उनको और भी ज्यादा डिसेबिलिटी की ओर धकेलती है। इन्हीं इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अनुस्थिति ज्ञान और गतिशीलता कौशल का महत्व, इसको मैंने 4-5 मोटे मोटे बातों में इसको रखा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे। सबसे पहले तो कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तिगत विकास होता है। उसका अपना व्यक्तिगत विकास, उसका बोलने चालने का ढंग, सामाजिकता, उसमें अपने आप को सजाना, लोगों से सूचनाएं प्राप्त करना, ये तभी संभव है जब वह चलेगा, जब उसके अंदर गतिशीलता होगी। इसको मैं आगे इलाबोरेट भी करूंगा। अनुस्थिति ज्ञान और गतिशीलता का कौशल अगर कोई बालक या व्यक्ति सीखता है तो उसमें स्वतंत्र गतिशीलता की प्राप्ति होने के चांसेस बढ़ते हैं। वह स्वतंत्र रूप से मोबिलिटी कर सकता है, जहां जाना चाहता है वहां जा सकता है, कितनी दूरी जाना चाहता है वो जा सकता है। जितना वो मूवमेंट करता है, जितना गतिशीलता अपने जीवन में लाता है, उतना उसका जो भय है, जो एंजाइटी है, वो समाप्त होते चले जाते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा का आश्वासन, यानी कि कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित हुआ है तो वाकई में उसको एक डर तो होता ही है। मान लीजिए कोई रिसेंटली कोई व्यक्ति साइटेड था और अभी अभी ब्लाइंड हुआ है, 2 महीने पहले, 4 महीने। सर आपका माइक म्यूट हो गया है सर। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, यस सर, प्लीज कंटिन्यू। तो व्यक्तिगत सुरक्षा का आश्वासन प्रोवाइड करती है हमारी ये ONM की ट्रेनिंग। मैं बता रहा था, एक उदाहरण इसमें दे रहा था। अभी हाल ही में कर्नल साहब हमारे पास आए थे और वो 72 वर्ष के हैं और 2-3 महीने पहले ही वो दृष्टि बाधा से ग्रसित हुए। पहले एक आंख में उनकी प्रॉब्लम थी और 3-4 महीने पहले उनकी दूसरी आंख भी जाती रही। अब उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, अपने ही घर पर टॉयलेट में जाने में कितना दूर होगा? 10 मीटर भी नहीं होगा। 10 मीटर भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 30 फीट। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर उनको असुरक्षा की भावना महसूस होती है। अब अनुस्थिति ज्ञान और गतिशीलता में ये नहीं होता है कि आप हर जगह छड़ी ही प्रोवाइड करो। अनुस्थिति ज्ञान गतिशीलता में आप व्यक्तिगत यानी कि सेटेड गाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं, प्री स्किल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं और प्रोटेक्टिव स्किल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो उनको अगर हम छोटी सी बात बता दें कि अपने आप को प्रोटेक्टिव स्किल करके चले, अपने चेहरे के सामने एक हाथ को क्रॉस करके रखें डायगोनल शेप में, तो आपको जो खुल
बॉडी प्रोटेक्शन। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक छोटा सा जो टेक्निक है, जो आप लोअर बॉडी प्रोटेक्शन या अपर बॉडी प्रोटेक्शन अपने ही हाथ के माध्यम से अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते हुए चलते हैं, तो इतनी छोटी सी बात हमने उनको बताई, उनको बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट अब वो हमको बताते हैं कि अब मैं घर के अंदर कहीं पर भी सुरक्षित चलता हूँ। हाँ, उनको थोड़ा सा हमने इनपुट ये भी दिया कि आप अपने घर वालों को भी बताएं कि इस प्रकार की लापरवाही ना करें, दरवाजे आधे खुले या आधे बंद ना हो, और जो चोट पहुंचाने वाले जो चीज हो सकती है, केबल के कॉर्नर्स हैं, उनको हटाएं आपके रास्ते से। आपका एक पर्टिकुलर कॉरिडोर होना चाहिए जिसपे आप सुरक्षित रूप से चल सकें। और आज स्थिति यह है कि उनको हमने 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आज वो 4 से 5 किलोमीटर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। हाँ, साइटेड गाइड का प्रयोग करते हैं, जो कि रुक गया था पिछले 1 वर्ष में, वो घर पे ही बैठे रह गए थे। तो अनुसूचित ज्ञान और गतिशीलता की ट्रेनिंग ली उन्होंने, और अपना व्यक्तिगत सुरक्षा का उनको आश्वासन मिला, सेफ्टी मिली उनको ट्रेनिंग करने के बाद टेक्निक के इस्तेमाल से। अब वो 4-4, 5-5 किलोमीटर चलते हैं और हमको रोज फोन करते हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर बात नहीं है, ये हम किसी भी व्यक्ति को अगर सिखाते हैं, कोई दृष्टिबाधा से ग्रसित व्यक्ति है, तो वो आराम से अपने को गतिशीलता अपने जीवन में बनाए रख सकता है। आगे चलता हूं मैं। सामाजिक मुख्य धारा में शामिल होने की ओर बढ़ावा, सोशल मेन स्ट्रीमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ओरिएंटेशन मोबिलिटी के माध्यम से जब कोई व्यक्ति ट्रेन हो जाता है, जब उसको छड़ी चलानी आती है टेक्निक के साथ, वो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, सामाजिक समारोह में, गांव के चौपालों में, घर के छोटे मोटे काम करने में, मंदिर जाने में, ये व्यक्ति स्वयं कर सकता है। 100, 200, 300, आधा किलोमीटर तक छड़ी लेकर के गांव में घूम सकता है, कस्बे में घूम सकता है, वो लोगों से हालचाल पूछ सकता है, दुआ सलाम कर सकता है। यानी कि सब लोगों से मिलना जुलना उसका तभी संभव होगा जब वो चलेगा फिरेगा। चलेगा फिरेगा कैसे? जब वो ट्रेनिंग करेगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, ऑब्वियसली सेल्फ स्टीम में बढ़ोतरी होती है। कल तक आपको व्यक्ति को कोने में रखा गया था, वहीं पर उसको खाना दिया गया था, वहीं पर उसको सुविधाएं पहुंचाई गई थी। इससे क्या होता है कि जब व्यक्ति को स्वयं ही ये चीज मिलने लगती है तो एक आदत भी हो जाती है कि चलो मुझे मिल रहा है तो हम क्यों। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये आती है कि आपके अंदर दूसरे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। आप लेथर्जी हो जाते हैं, आपका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है, आप चलने फिरने में आपको डर फील होने लगता है, आप 2 कदम चलने पर दूसरों के रहमो कर्मों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन जब आपको ट्रेनिंग मिलती है तो बिल्कुल इसका उलट होता है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आती है। जब भी आपको मन होता है आप छड़ी उठाते हैं, आप चल देते हैं, आप बाहर चलते हैं, आप बस स्टॉप तक जाते हैं, आप रिक्शा स्टैंड तक जाते हैं, वहां जाकर के आप और दूर तक पहुंच के आप आ सकते हैं। तो आत्मविश्वास बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो दृष्टिबाधा से ग्रसित हो या दूसरे विकलांगताओं से ग्रसित हो। ये चलने फिरने से आपको मालूम है शारीरिक श्रम भी होता है, शारीरिक सौष्ठव भी बढ़ता है, आपका मन थोड़ा और दूर जाने के लिए करता है, मनोरंजन की दुनिया में आप जाने की कोशिश करते हैं। लोग बोलते हैं, बहुत सारे दृष्टिबाधित बच्चे, बालक, युवक वो फिल्में देखते हैं, दूसरों का आश्चर्य हो सकता है, लेकिन क्या हो गया, फिल्में देख सकते हैं, फिल्मों का आनंद उठा सकते हैं, दूर जाकर के कोई मैच को देख सकते हैं। यानी कि मनोरंजन के लिए कोई नाटक देखना हो, फिल्म देखना हो, दूसरे के घर में आना जाना हो, तो ये भी संभव है अगर आप बाहर निकलते हैं घर से।
इसके अलावा खेल कूद की दिशा में भी आपकी रुचि जागृत होती है। आप देखिए, उन स्कूलों में जाइए जो स्पेशल स्कूल्स हैं, वहां पर बालक क्लास 1 से लेकर के 12 तक कितने मजे से खेलते हैं। क्यों? स्वच्छंद हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो उनकी जो ओरिएंटेशन, जो स्किल है, बहुत बेहतरीन होती है। यानी कि जितना आप ओरिएंटेशन आपका बढ़िया होगा, आपकी जितनी पाँव में जितने आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, तब आपका बढ़ेगा जब आप चलने की कोशिश करेंगे। आप चलते समय हो सकता है कहीं आपको ठेस लगे, आप गिरने की दशा में लेकिन आप अपना बैलेंस भी बनाएंगे, तो आपको वो जो पुराना एक्सपीरियंस है कि मैं पिछले बार गिरने से कैसे बचा था, अपने आप को कैसे बैलेंस रखना है, ये चीज आगे खेल कूद की दिशा में आपको बढ़ाते हैं। आप देखते हैं बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, अन्य प्रकार के बहुत सारे एथलेटिक्स गेम्स भी खेलने लगे हैं आजकल हमारे दृष्टिबाधित बालक। तो ये सब चीज तब होता है जब आप शुरू से ही चलने फिरने की जो कौशल है उस पर आपने ध्यान दिया होता है। ये स्पेशल स्कूल्स में प्रोवाइड होते हैं। अब मैं इसी को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं। मेरी आवाज आ रही होगी आपको? हेलो जी सर, जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। ठीक। और ये जो भी मैं बता रहा हूं, आप देखेंगे इसमें समग्र पुनर्वास के वस्तुएं छुपी हुई हैं। व्यक्तिगत विकास से लेकर के सुरक्षा का आश्वासन लेकर के सामाजिक मुख्य धारा में शामिल होना, ये सब समग्र पुनर्वास का एक पैकेज प्रोवाइड करता है। अब व्यक्तिगत विकास में क्या है कि जब तक कोई बालक एक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में है, उसको माँ या पेरेंट्स जो है, गार्जियन जो है, उसको एक लिमिटेड जगह में रख देते हैं, फिर आप देखते हैं कि उसका व्यक्तिगत विकास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वह अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट अगर करता है, उसके मूवमेंट में कोई प्रतिबंध ना हो, वह आए, अपने दोस्तों के साथ मूवमेंट करे, स्कूल जाए और यात्राएं करे, तो इससे व्यक्तिगत विकास उसका टीम में बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार से जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि 5 वर्ष के बालक को अगर आप थोड़ी सी मोबिलिटी कराते हैं और उसको चीजों को छुआते हैं कि भाई ये पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये तना है, इसको हम पत्ता कहते हैं, इसकी स्मेल करके देखो, ये कब होगा? जब वो आउटडोर में जाएगा। हेलो, आउटडोर में जाएगा, या इसी प्रकार के दूसरे वृक्ष को देखेगा, नीम के पेड़ को देखेगा, या चलते समय उसके पांव में कुछ टेक्सचर्स महसूस होंगे, कुछ टेक्टाइल टाइल्स आएंगे, कुछ उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे, तो ये तब होगा जब वह अपने आप को बाहर लेकर के आएगा। इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा मोबिलिटी करते समय, उसको रियल लाइफ का एक्सपीरियंसेस नहीं होगा। अगर वो चलेगा, बाहर निकलेगा, किसी भी वजह से चलने की कोशिश करेगा, अकेले हो या साइटेड गाइड के साथ हो या दोस्तों के साथ हो, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उसके बढ़ेंगे। एक्सपोजर मतलब वातावरण के साथ उसका एक्सपोजर बहुत व्यापक रूप से बढ़ता चला जाएगा, और जितना उसका एक्सपोजर वातावरण के साथ होगा, उसको मालूम है कि मुझे किस प्रकार के वातावरण में किस प्रकार से चलना है। मान लीजिए रास्ता बहुत खराब है तो वो धीरे धीरे चलेगा, रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है और स्मूथ है तो वहां पर वो दौड़ भी लगा सकता है। इसका मतलब यह है कि उसके जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो सकती है। अपने आसपास के वातावरण में, मेरे आसपास दुनिया में क्या चल रहा है, मैं जहां चल रहा हूँ क्या ये दुकान है, या ये दवाई की दुकान है, या ये ठेला है, ये आम बेच रहा है, यानी कि दुनिया भर की जो चीजें हैं, जो रिमेनिंग सेंसेस के माध्यम से उसको सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उस पर भी उसका ध्यान जाएगा और उसका जो है ज्ञान हमेशा बढ़ेगा।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितना वह बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, जितना आउटडोर मोबिलिटी करेगा, पेरेंट के साथ जाए, दोस्तों के साथ जाए, वास्तव में चलते समय बड़ी समस्याएं भी आती है। अगर वो उन समस्याओं को सुलझाएगा, इससे क्या होगा कि उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। और इन सब बातों से क्या होगा कि एक दिन हम देखेंगे उसको सारी सूचनाएं हैं, उसके अंदर जो भी आप पूछेंगे चलने फिरने से संबंधित हो या जितने तमाम वस्तुएं हैं आसपास वातावरण में, उन सब की उसको जानकारी पहले से ही मौजूद होगी। तभी जो पढ़े लिखे जो बालक होते हैं उनको देख करके दूसरे जो दृष्टिवान व्यक्ति होते हैं वो दंग रह जाते हैं, यार ये तो सब कुछ जानता है। वो तभी तो जानेगा जब वो बाहर निकलेगा, जब उसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी होगी, जब उसका ओरिएंटेशन स्किल बहुत बढ़िया होगा। स्वतंत्र गतिशीलता की प्राप्ति होती है अगर आपने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की है, तो आप वातावरण में फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, सेफ मूवमेंट कर सकते हैं। हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं ब्लाइंड बच्चे जो होते हैं, दृष्टिबाधा से ग्रसित जो दिव्यांगजन है, हमारे दृष्टि दिव्यांगजन, वो बिना छड़ी के भी चलते हैं। क्यों? उनको बहुत बेहतरीन अनुभव हो चुका है। हमारे यहाँ NIBH में, NIPVD में 47 एकड़ में ये फैला हुआ है। आप देखेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ता है। वो बिना छड़ी के भी चल लेते हैं। वो बात अलग है क्योंकि अंदर सेफ एनवायरनमेंट है। पर आप कह सकते हैं कि छड़ी का प्रयोग होना चाहिए। मैं सही बात बोलता हूँ, जैसी स्थिति होती है वैसा उनको प्रयोग करना चाहिए। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक व्यक्ति है जो जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, 70 वर्षीय कर्नल साहब थे, उनको अपने घर में ही, जहां पर उन्होंने 40 साल बिता दिए हैं, अपने घर के टॉयलेट में जाने के लिए उनको इतनी असुरक्षा की भावना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बालक 2 साल से 3 साल से एक बड़े संस्थान में रह रहा है, वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट छड़ी के माध्यम से या बिन छड़ी के माध्यम से या अपने दोस्तों के साथ फ्री मूवमेंट करता है और सेफ मूवमेंट करता है। ये तभी संभव है जब वो अनुस्थिति ज्ञान और गतिशीलता में कौशल रखता है। जो अपॉर्चुनिटी छिन गई थी और जो आप एक्सेसिबिलिटी की अब जा रहा है बालक, ये जो ट्रेनिंग है ओरिएंटेशन मोबिलिटी, ये उस जो गैप है उसको पूर्ण करता है। यानी कि जिस बालक को बहुत सारे अवसरों से वंचित कर दिया गया था, उसको अब एक्सेसिबिलिटी की ओर लेके जाता है हमारा अनुस्थिति ज्ञान और गतिशीलता की ट्रेनिंग। सॉरी, लाइफ में कहीं भी काम करने जाएगा व्यक्ति और अपने ऑफिस में जाता है, इनकम जनरेशन वर्क में लग जाता है, सरकारी दफ्तरों में वो एज ए कर्मचारी लग जाता है, तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी की जो ट्रेनिंग है ये प्री कंडीशन है, प्री रिक्विजिट स्किल है। आप स्कूल्स में ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग दे सकते हैं, तभी तो उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा, तभी तो वह अपने घर से 10 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस तक ऑटो रिक्शा पकड़ करके, साइडेड गाइड के माध्यम से या बस की सवारी कर करके या छड़ी के माध्यम से वो चलना सीखेगा। जब तक वह ट्रेनिंग नहीं लेगा तो वो कैसे अपने ये ट्रेनिंग वाली लाइफ को कैसे अडेप्ट करेगा अपने जो वर्किंग लाइफ में। तो ये ओरिएंटेशन मोबिलिटी का जो स्किल है बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी वर्किंग क्लास के लोगों के लिए। जब तक वो ट्रेनिंग नहीं लेगा तो अपने वर्किंग लाइफ में सफल नहीं हो सकता। उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, चाहे अपने साथियों से ले, चाहे अपने पेरेंट्स से ले, चाहे स्पेशलिस्ट से ले। तो चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है अपने ऑफिस में, तो इसके लिए ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आती है एक व्यक्ति के अंदर जब तक वह इंडोर और आउटडोर मोबिलिटी में ठीक से परफॉर्म करेगा, तो उसके अंदर लगता है कि हाँ, मैं अब चलने फिरने योग्य हो गया हूं, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी फैमिली या फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। मैं फिर से उदाहरण लूंगा, जो कर्नल साहब हैं वो छोटे से स्थान यानी कि अपने गेट तक भी जाने के लिए
दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे, आज वह स्वयं ही गेट तक जाते हैं, बल्कि अपने पूरे अहाते में घूमते हैं, छत में घूमते हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ ट्रेनिंग के माध्यम से। एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस उनके अंदर आया है, और ये लगातार जो हम रिगरस ट्रेनिंग देते हैं उसके माध्यम से ही ये आता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। जितना बालक मूवमेंट करेगा उसके रिमेनिंग सेंसेस और शार्प होते चले जाते हैं। यानी कि जो रिमेनिंग सेंसेस के माध्यम से जो हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं वह तब इंप्रूव होगा जब वह बाहर निकलेगा। जैसे बालक को पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति को पता चल जाता है, दृष्टिबाधित व्यक्ति को, कि जो मैं चल रहा हूं सामने कोई अंधेरा हो गया है, सामने कोई दीवार आ गई है, या मेरे बगल में जो कुछ दीवार चल रही थी वो अचानक समाप्त हो गई। कैसे पता चला? कानों से, टच से, हवा से। एक गश ऑफ एयर आया, पता चला यहाँ पे खिड़की है। एक चमक उठी, पता चला यहाँ पर ये कमरा है और ये कमरे का दरवाजा है। और चलते चलते पता चला ये तो दवाई की दुकान है, क्योंकि वहां से टिपिकल स्मेल आती है। यानी कि सेंसरी ट्रेनिंग भी होती रहती है। इससे क्या होता है? आपके रिमेनिंग सेंसेस शार्प होते हैं। रिमेनिंग सेंसेस शार्प हो करके ये किसी भी डिफिकल्ट वातावरण में व्यक्ति को नेगोशिएट करने में, उस वातावरण में चलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्किल प्रदान करते हैं। अनुस्थिति ज्ञान और गतिशीलता की ट्रेनिंग देते समय हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि बॉडी पोस्चर ठीक हो। आप देखते हैं कि किसी की अचानक दृष्टि में बाधा हो जाती है, या इवन जो कॉन्जेनिटल ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं, दृष्टि दिव्यांगजन होते हैं, उनके बॉडी पोस्चर थोड़े से झुक जाते हैं। इवन बहुत सारे आपके हमारे स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनीज हैं, अगर मैं उनको ब्लाइंड फोल्ड भी लगा दूं, 2 मिनट के लिए खड़ा कर दूं, तो आप देखेंगे आपका बॉडी पोस्चर थोड़ा सा खराब हो जाता है। आपके कंधे झुक जाते हैं, आपका सिर नीचे लटक जाता है। आप जब चलते हैं, मैं आपको अगर ब्लाइंड फोल्ड में चलाने की कोशिश करूं, तो आपके जो बॉडी के जो मूवमेंट है उसका कोऑर्डिनेशन ही खराब हो जाता है। आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे चलाते हैं, बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं। उससे आपके कदम, जो आप 1.5 फीट का कदम रखते थे, आप 6-6 इंच के कदम रखते हैं, डर डर के। दोनों पैर आपके क्लोज हो जाते हैं, आपके कंधे झुक जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को ब्लाइंडनेस की समस्या हो जाती है, चाहे कॉन्जेनिटल हो चाहे एडवेंटिशियस हो, तो उनके बॉडी पोस्चर्स में थोड़ी सी कमी आती है। तो ये जो हमारी ट्रेनिंग है अनुस्थिति ज्ञान, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि उनके बॉडी के पोस्चर्स को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। या बालक अगर बहुत और चलने फिरने की कोशिश करता है तो उसके बॉडी पोस्चर में इंप्रूवमेंट भी आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर उसके कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो उसके जो कदम थे 6 इंच के, जो धीरे धीरे करके पैर को रगड़ रगड़ के जो चलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको दिखाई तो नहीं दे रहा, विजुअल इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल पा रहा, तो जब वो ट्रेनिंग ले लेता है, छड़ी उसके हाथ में, तो उसके कदम वापस 1.5 फीट 2 फीट के एक स्टांस हो जाता है। इसका मतलब है वो खुल करके चलने की पूरी कोशिश करता है। मुझे उम्मीद है आप लोग सुन रहे होंगे। हेलो जी सर। जी सर, आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है सर। मुझे एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा आप लोग। जी सर। तो आपने देखा होगा कि हिंदी फिल्मों में भी बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं इस पे। नदिया चले चले रे धारा, तू रुक जाना नहीं कहीं तू हार के, वगैरह वगैरह आपने सुने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप देखते हैं कि जो चीज रुक जाती है वह खराब होनी शुरू हो जाती है। और जो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति ट्रेन हो जाते हैं ओरिएंटेशन मोबिलिटी में, अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनको सोसाइटी में, कम्युनिटी में एज ए व्यक्ति, एज ए इंडिविजुअल उनको स्वीकार किया जाता है। उनको फ्रेंड्स लोग दोबारा से स्वीकार करते हैं। दोस्त लोग उनको लेकर के फिल्में देखने जाते हैं। जो उनके उम्र के मुताबिक जो काम हो सकते हैं वो सारे काम होने आरंभ हो जाते हैं। ये तब संभव है जब व्यक्ति इजीली चले। इवन साइटेड गाइड में भी अगर व्यक्ति डर डर के चल रहा है, साइटेड गाइड को खींच रहा है, तो दूसरा व्यक्ति ऑब्वियसली उसको लेके नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये मेरे साथ कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं चल रहा है। यानी ट्रेनिंग की तो आवश्यकता बहुत है। एज ए इंडिविजुअल एक्सेप्ट
कराने के लिए अपने आप को, क्योंकि दृष्टिबाधित व्यक्ति पहले एक व्यक्ति है, बाद में दृष्टिबाधा से ग्रसित व्यक्ति है। तो अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए भी, अपने इंडिविजुअलिटी को प्राप्त करने के लिए मोबिलिटी बहुत ही आवश्यक टूल है। व्यक्तिगत सुरक्षा का आश्वासन, इंडिविजुअल सेफ्टी, इससे बहुत एश्योर होता है, आपको एक सेफ्टी का अनुभव मिलता है। जैसे मैंने अभी कहा कि साइडेड गाइड के साथ आप चल रहे हैं, आप ही उसी को खींचने लगे और आपने ट्रेनिंग ले रखी है, आप साइडेड गाइड के साथ चल रहे हैं, तो आप और उसमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, तो आप अपने आप को भी सुरक्षित महसूस करेंगे और जो आपके साथ साइडेड व्यक्ति चल रहा है वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। तो बहुत आवश्यकता है कि मेरी भी सेफ्टी हो और मेरे साथ जो चल रहा है उसकी भी सेफ्टी हो, तो इसके लिए ट्रेनिंग का बहुत महत्व बढ़ जाता है। ट्रेन व्यक्ति जो होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि जो मेरा चले फिरने का जो तरीका है, जो चाल है, जो गेट है, वो ठीक होना चाहिए, और जो पोस्चरल डिफेक्ट्स हैं वो भी ठीक हो सकते हैं अगर तो मैं ठीक से चलूं। मैंने अभी पहले भी एक्सप्लेन किया था, डर की वजह से, चिंता की वजह से कि आगे मैं गिर न जाऊं क्योंकि कोई विजुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपने आप को सिकोड़ लेता है, अपने आप को पूरा कंट्रोल करके चलने की कोशिश करता है। तो मोबिलिटी की ट्रेनिंग ऐसा होता है कि इस प्रकार से होती है कि वो अपने आप पोस्चर्स को ठीक भी कर सकता है। जो झुके हुए कंधे हैं वो अपने आप को खींच करके, सीने को तान करके भी वो चल सकता है। जो उसके छोटे छोटे कदम थे जिससे वो बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहा था, अब वो खुले स्टांस के साथ चलने की कोशिश करता है। तो इससे एक सुरक्षा की भावना आती है। और जो अगर आप इस प्रकार से जितने भी आप चलते समय, मैंने कहा कि आप दूर भी जाते हैं, आधा किलोमीटर भी आप चलते हैं थ्रेड के माध्यम से, आप 2-3 किलोमीटर रिक्शा में बैठ के चलते हैं, या 4-5 किलोमीटर आप वॉकिंग करने चलते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, आ सकती हैं, शुरुआत में ज्यादा आती हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को ओवरकम कर पाते हैं, उनको खत्म कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको जो कुछ नई स्थितियों का सामना करना आना शुरू हो जाता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आप जाना शुरू कर देते हैं। यानी कि मोबिलिटी में ऑब्वियसली ये है कि आप दृष्टि बाधा तो है ही है, हम आपको एक आत्मविश्वास के साथ चलने के लिए ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन आप एक नॉर्मल साइटेड व्यक्ति की तरह तो नहीं हो जाते हैं। यानी आपको, लेकिन जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक है वो आपको तभी आएगी जब आप चलने की भरपूर कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी इंडिविजुअल सेफ्टी एश्योर होती चली जाएगी, आपका सेल्फ इमेज, अपने ऊपर कोई पीटी करना, यार मैं तो ऐसा हो गया, मेरे साथ अब कोई नहीं है, इससे आप बचेंगे। और जितना आप चलेंगे, जितनी आपकी मोबिलिटी स्किल होगी, आपका फिटनेस लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप और भी इंटेंसिव ट्रेनिंग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, आप दूर दूर तक निकलने की कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे, आप दौड़ें, आप भागें, आप दूर दूर नए नए जगहों पे जाए। क्यों? आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब ये सेफ्टी की भावना आ चुकी है कि नहीं, मैं चल सकता हूं और सुरक्षित होकर चल सकता हूं। ये तब आएगा जब आप ठीक तरीके से ओरिएंटेशन मोबिलिटी का ट्रेनिंग करेंगे। सामाजिक मुख्य धारा में शामिल होने की ओर बढ़ावा मिलता है, ऑब्वियसली, इसमें कोई दो राह नहीं है कि आपको अपनी मोबिलिटी सीखी, आप अन्य भी काम, जो डेली एक्टिविटीज के जो काम हो सकते हैं, आप उसको परफॉर्म करना आरंभ करते हैं। आप आसपास अपने मित्रों के यहाँ, अपने किसी दुकान में, या कहीं ट्रेनिंग सेंटर में जाना, या कोई एग्जाम देने जाना, या घर के कोई छोटे मोटे जो हाउस होल्ड जो काम हो सकते हैं, आप उसको करना आरंभ करते हैं, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। इसमें आप पैसे को कैसे हैंडल करना है, मनी हैंडलिंग है, और गाड़ी का किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये सारी एक्टिविटी आपकी बढ़ती चली जाती है।
आप दुकानों में जाना आरंभ करते हैं, मंदिरों में जाना आरंभ करते हैं, कॉमन जगहों में जाना आरंभ करते हैं, सोशल एक्टिविटीज में आप शामिल होते हैं, सामाजिक समारोह में आप शामिल होते हैं, शादी ब्याह में आप शामिल होते हैं, तो आपको पता चलता है किस प्रकार से मुझे वहां अपने आप को परफॉर्म करना है, कहाँ पर मुझे किस प्रकार से अपने आप को दर्शाना है, कहाँ पर जाके मुझे खड़े होना है, लोगों से किस प्रकार बातचीत करनी है, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज में शामिल आप तभी होंगे जब आपकी ओरिएंटेशन मोबिलिटी, चलने फिरने की क्षमता आपकी अच्छी होगी। आप दूसरे परिवार के यहाँ जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं, फ्रेंड्स में आप जाते हैं, उनके साथ आप मूवमेंट करते हैं, तो आपकी ये जो डेली एक्टिविटी है इसमें और बढ़ावा मिलता है। आप दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, समाज में दूसरे अन्य लोगों से एसिमिलेट करते हैं, उनके साथ भागीदारी करते हैं। कुछ काम पड़ गया है तो आप पड़ोस में जाकर के कोई सांत्वना देना है या उनकी किसी खुशी में शामिल होना है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपके तभी बढ़ेंगे जब आपकी मोबिलिटी अच्छी होगी। इसीलिए मोबिलिटी स्किल की बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारा स्किल बन जाता है। सोशल कॉन्टेक्ट आपके बढ़ेंगे, आप देखेंगे वह दृष्टि दिव्यांग जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा मूव करता है, बहुत ज्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करता है, एक जिले से दूसरे जिले, एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, तो आप देखते हैं उनके सोशल कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति बड़े बड़े एनजीओ चलाते हैं, बड़े बड़े काम वो अपने हाथों में लेते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में वो ऑफिसर्स लगे हुए होते हैं, और इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन सोसाइटी के साथ, कम्युनिटी के साथ बड़े आसानी से हो जाता है। और व्यक्ति जो है मोबिलिटी बहुत अच्छी होने पर वो अनेक प्रकार के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे, रिक्शा से लेके ऑटो से लेके मेट्रो से लेकर के हमारी जो लंबी दूरी की ट्रेन है या बसेस है या एरोप्लेन्स है, ये व्यक्ति तभी उनको प्रयोग कर पाएगा जब वो चलेगा, जब उसके अंदर मोबिलिटी के स्किल्स होंगे। वो दूर दूर स्थान तक, अन्य जिलों तक, अन्य देशों तक, अन्य शहरों तक, अन्य गांवों तक वो तभी जा पाएगा जब वह मोबिलिटी में पारंगत होगा। और मोबिलिटी का मतलब मैं फिर से आपको बता दूं, सिर्फ छड़ी लेकर के चलना ही नहीं होता है, उसमें सारी विधाएं शामिल है। प्रीकेन स्किल के साथ भी आप चल सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके बहुत छोटे एनवायरमेंट में। छड़ी के साथ आप 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तक भी आप चल सकते हैं, और ट्रेन के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर तक भी जा सकते हैं। टैक्सी से आप 500-600 किलोमीटर तो दूर तक जा सकते हैं। यानी कि ये सारे स्किल्स, टैक्सी कैसे लेना है, ट्रेन को कैसे पकड़ना है, एक बस कहां से कहां तक जाएगी, ये तभी संभव होगा जब आपकी जो मोबिलिटी है वो व्यापक होगी। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप दूर दूर तक और स्वतंत्रता पूर्वक चल पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पर, और जब आप अपने आप को पहचानने लगते हैं, आपके अंदर से डर भाग जाता है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। आप नए नए काम की ओर जाने की कोशिश करते हैं, आप नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि लखनऊ में जाकर के मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब आप चलने फिरने की आपके अंदर क्षमता मौजूद हो। इसीलिए मोबिलिटी स्किल बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी दृष्टि दिव्यांगजन के लाइफ में। हेलो सुनिए सर आवाज आपकी आ रही है सर? बीच में प्रेजेंटेशन पीपीटी हटी हुई है सर, पीपीटी थोड़ी सी हट गई है सर, बीच में कोई प्रेजेंटेशन कर दिया था। अच्छा, अभी आ गया है? नहीं, प्रेजेंटेशन हटा हुआ, मैं कर रहा हूँ इधर से सर, आप अपनी तरफ से कंटिन्यू करें, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा सर, ठीक है, ओके। तो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी
के टॉपिक पे ही मैं चल रहा था, क्योंकि मोबिलिटी आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। तो जो एक व्यक्तिगत जो डिजायर होता है, एक मन में इच्छा होती है, अभिलाषा होती है व्यक्ति के कि मैं आगे बढ़ूं। आप देखते हैं कि बहुत सारे जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि जो सुलेमान है वो बिल्कुल चल फिर नहीं पाता था। अब क्योंकि उसने ट्रेनिंग ले ली है और वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर चुका है, अब उसके अंदर डिजायर है, अब उसके अंदर ये भावना है कि क्यों ना मैं दूसरों की तरह कंपटीशन में भाग लूं और कहीं किसी जॉब के लिए मैं ट्राई करूं। ठीक है, इसमें दूसरे चीजें भी शामिल होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा भी शामिल होता है, पूरा इकोसिस्टम चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबिलिटी ने ही उसको गवर्नमेंट सेक्टर में पहुंचा दिया, लेकिन ये तभी संभव है जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर। आप ये देख सकते हैं कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है, नॉर्मल है, देखने वाला है, साइटेड है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने से अपने आप को कतराता है, तो वो कहां से अपने आप को कॉम्पीट कर पाएगा। यहां पर मैं एक बात जोर देना चाहता हूं, जो भी बालक, दृष्टिबाधित बालक है, दृष्टि दिव्यांगजन, वह कॉन्फिडेंस से लबरेज है तो वो बड़े बड़े कंपटीशन देने की पूरी तैयारी करेगा। वो अगर 12th क्लास पास है तो कोशिश करेगा मैं बीए करूं, वो बीए है तो सोचता है कि मैं क्यों ना एमए करूं और साथ साथ में मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करूं, साथ साथ में मैं ये क्यों नहीं मैं कंपटीशन एग्जाम देकर के मैं बैंक की तैयारी करूं। ये तभी संभव है जब वह उसके अंदर आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास तभी होगा जब वो बाहर निकलेगा, जब वो कॉन्फिडेंटली मोबिलिटी करेगा। ये तभी संभव है जब वो ओएनएम ट्रेनिंग करेगा। इसके जो पर्सन्स होते हैं वो विजुअल इंपेयरमेंट वाली जो कंडीशन होती है, यानी कि मेरे अंदर ब्लाइंडनेस आ गई है तो मैं बैठा रह जाऊं, घर वाले मेरे को दबाव देते तुम बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी में जो स्किल्ड पर्सन है वो थोड़ा विद्रोही भी हो जाता है। मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, विद्रोही। वो जाकर के घर में संघर्ष करता है, यानी कि थोड़ा सा बोलता है नहीं मैं अब ट्रेनिंग ले चुका हूँ, मैं मेरे को अब चलने फिरने में कोई डर नहीं है, ब्लाइंडनेस बहुत सारे लोगों को होता है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी में जो स्किल्ड पर्सन है, जिसने ट्रेनिंग ले ली है ठीक से, उसको अब प्रैक्टिस हो चुकी है चलने फिरने की, अपने गांव से शहर तक आता है, अब शहर से ट्रेनिंग सेंटर्स तक जाता है, यूनिवर्सिटी तक जाता है, वो ब्लाइंडनेस की जो कंडीशंस होती है उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और वो घर में अब अकेले रहना नहीं चाहते हैं। मैंने कहा थोड़ा से विद्रोही हो जाते हैं, होना भी चाहिए एक उम्र में आने के बाद में। आप जीवन भर, पेरेंट्स तो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, फिर आपको ये बात सोचनी चाहिए। तो आपको बाहर निकलने के लिए, चलने फिरने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इसका बड़ा महत्वपूर्ण महत्व है। और इसके लिए क्या होता है कि आप अपने आप को कन्फाइन, जो आपको पेरेंट्स ने रखा था, हम लोग जब भी हमारे पास केसेस आते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं कि उनको 4 साल से 5 साल से पेरेंट्स लोगों ने कन्फाइन करके रखा है, उनको घर में बंद करके रखा है। चाहे वो प्यार है, चाहे दुलार है, चाहे उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है पेरेंट्स के अंदर, या उनको अवेयरनेस की कमी है, तो वो कन्फाइंड होकर के रह जाते हैं। लेकिन एक बार आप स्किलफुल हो जाते हैं चलने फिरने में, तो आप कन्फाइंड नहीं हो सकते, आप बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश करते हैं, आप अपने विजुअल इंपेयरमेंट को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपका उत्थान होना निश्चित ही है। वो रोल मॉडल की तरह बिहेव करते हैं। मुझे याद है कि मैं गुवाहाटी में था, तो मैं कुछ बच्चों को एक पर्टिकुलर स्कूल से लेकर के आया था गुवाहाटी से देहरादून में, क्योंकि वो स्कूल बहुत ही उनको नाजो प्यार से पालता था, उनको बाहर निकलने नहीं देता था और बिल्कुल उनको जैसे पेरेंट्स होते हैं वो स्कूल भी वैसे ही था। मैंने बल्कि वहां जाकर के उनको पहले ट्रेनिंग दी, फिर जब उन्होंने 10th पास कर लिया उनको देहरादून के NIH में लाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि बुद्धिमान तो वो लोग हैं, लेकिन उनको जो ब्लाइंडनेस को कैसे मैनेज किया जाए, मैनेज ऑफ ब्लाइंडनेस, वो उनको तभी मिलेगा जब वो NIH जैसी संस्था या दिल्ली में कोई संस्था में अगर वो उनका एनरोल हो जाता है। तो वो लोग आए
उन लोगों ने 2-3 साल में बहुत अच्छे से पास आउट हुए। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, पहले तो एनआईटीएच में पढ़े मॉडल स्कूल में, यहाँ बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। फिर वो दिल्ली में गए, दिल्ली में उन्होंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, और आज वो 4 बच्चे थे, चारों के चारों सरकारी नौकरी में हैं। अब उनको देख करके, क्योंकि वो लोग बाहर आए, गुवाहाटी से बाहर आए, नॉर्थ ईस्ट से बाहर आए, अब उनको देख करके उनके जो छोटे उनके क्लास में रूम में क्लासमेट्स थे, जो उस समय क्लास 7th में पढ़ रहे थे, 8th में पढ़ रहे थे, 9th में पढ़ रहे थे, वो लोग भी उनको देखा देखी बाहर आना उन्हें आरंभ कर दिया। आज हम देखते हैं उसी स्कूल के सारे बच्चे, काफी बच्चे दूसरे दिल्ली में आते हैं, देहरादून में आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो एक बार इस वर्जना को तोड़ देते हैं कि नहीं यार बाहर की दुनिया कैसी होगी, तो रोल मॉडल का काम करते हैं। उन्होंने विजुअल इंपेयरमेंट को स्वीकार कर लिया, वो अकेले कन्फाइन नहीं रहना चाहते हैं, तो वो रोल मॉडल बनते हैं। आप देखते हैं कि एक दूसरे को देखा देखी करके ही नए नए बच्चे हमारे संस्थाओं में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके सामने एक रोल मॉडल है। हाँ, अगर आपने ट्रेनिंग ले ली है, आप दूसरे के कन्वीनियंस पर, दूसरों के आराम, भाई चलो ठीक है 8 बजे जाएंगे, तुमको लेकर के मैं 8 बजे जाऊंगा, मुझे अभी काम है, आपको जाना है 6 बजे और वो 8 बजे आएगा, तो आपका तो काम नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ओरिएंटेशन मोबिलिटी का स्किल सीखे। जब आप सीखते हैं तो आप दूसरों के आराम पर नहीं, अपने ही विश्वास पर, अपने ही आत्मविश्वास पर, अपने सीखे हुए जो कला है, जो स्किल है, उस पर आप डिपेंड कर करके घड़ी चला करके आप चल देंगे, साइडेड गाइड का प्रयोग करके आप चल देंगे। आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। ये ओरिएंटेशन मोबिलिटी इस बात की गारंटी आपको देता है। और जितना आप मूवमेंट करेंगे घर से बाहर, आप ब्लाइंडनेस को स्वीकार करेंगे, आप चलने फिरने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आपके आसपास के जो कम्युनिटी पार्टिसिपेंट हैं, आपको एनकरेजमेंट मिलेगा। ये बात और भी है कि एडवांसेस टुवर्ड्स रिक्रिएशन इन स्पोर्ट्स, जितने आप चलेंगे फिरेंगे, आपकी एक्टिविटी और आपको प्रोत्साहन देगी कि आप और आगे नए क्षेत्र में जाएं। बहुत क्लोज इंटरेक्शन है मोबिलिटी और स्पोर्ट्स में। आप कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स करते हो तभी संभव है जब आप बेसिक जो चीज है मोबिलिटी, आपको शुरुआत में क्या करते हैं, आपको एक डर होता है, डर से आप ओतप्रोत होते हैं, लेकिन जैसे आपको बेसिक मोबिलिटी चलनी फिरनी आपको आ जाती है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से निडर होकर के आप चलने शुरू करते हैं, तो आपके अंदर एक भावना आती है, क्यों ना मैं आप दौड़ूं, क्यों ना मैं आप खेलूं, क्यों ना मैं अन्य एक्टिविटीज में भाग लूं। बहुत इंटरेक्शन है। जितना आप स्पोर्ट्स में जाएंगे उतनी आपकी मोबिलिटी अच्छी होगी, उतना आपका ओरिएंटेशन स्किल अच्छा होगा। जितनी आपकी मोबिलिटी अच्छी होगी उतना आप स्पोर्ट्स की तरफ, खेलकूद की तरफ, अन्य एक्टिविटीज की तरफ बढ़ेंगे। ओरिएंटेशन मोबिलिटी की जो स्किल है, मैंने अभी भी कहा, प्री रिक्विजिट कंडीशन है, प्री कंडीशन है कि मोबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी तो ये प्रोमोट करेगा आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ, आपके फिटनेस लेवल को बढ़ाने के लिए किसी भी विजुअल इंपेयर्ड पर्सन के इसकी तरफ आप जाएंगे। जितने आप स्किल्ड पर्सन होंगे मोबिलिटी में, आपका रुझान स्पोर्ट्स की तरफ जाएगा और एडवेंचरस एंडियोवर्स पर भी जाएगा। यानी कि आप न सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे, आप न सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे, आप एथलेटिक्स की तरफ भी जा सकते हैं। मैराथन, बच्चे मैराथन भी दौड़ते हैं, आप ट्रैकिंग की तरफ भी जा सकते हैं, आप हाइकिंग की तरफ भी जा सकते हैं। आप सिर्फ यही नहीं, आप मॉर्निंग वॉक जैसी चीजों में जो थोड़े उम्र दराज के लोग हैं, इन सब एक्टिविटीज में आप तभी शामिल होंगे जब आपके अंदर एक विश्वास होगा कि हाँ भाई, मैं मोबिलिटी की ट्रेनिंग ले चुका हूँ और मैं साइडेड गाइड भी अच्छे से कर सकता हूँ, मैं छड़ी भी अच्छे से चला सकता हूँ और मैं दौड़ भी अच्छे से सकता हूँ, किसी गाइड रनर के साथ मैं अच्छे से दौड़ सकता हूँ। ये तभी संभव है जब आप मोबिलिटी की महत्व को समझेंगे। और स्पोर्ट्स क्या करता है, स्पोर्ट्स और ये एडवेंचर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये आपको एनवायरनमेंट को, जो डिफिकल्ट एनवायरनमेंट है, जो डिफिकल्ट टेरेन्स हैं, उतराई है, चढ़ाई है, आपको लटकना है, आपको चढ़ना है,
आपको किसी गड्ढे की तरफ चले जाना है, आप ढलान की तरफ जाएं, आप चढ़ाई की तरफ जाएं, आपको अनेक डिफिकल्ट एनवायरनमेंट की तरफ आपको समझने में मदद करता है। थैंक यू। करता है। हेलो, और थैंक यू मूवमेंट सर, गुड प्रोग्राम। हेलो, आपके अंदर जो थैंक यू, फियर गुड है प्रोग्राम। मूवमेंट करने की, तो ये अननोन जगह पे आप जाने के लिए अग्रसित होते हैं। तो इससे आप देखते हैं कि आपका समग्र पुनर्वास होता है। आप जितनी आपकी मोबिलिटी अच्छी होगी, आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, ऑक्यूपेशन आप चुन सकते हैं, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन पर आप आगे बढ़ सकते हैं। इनकम जनरेशन, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ बच्चे आए, वो इतने अच्छे मोबिलिटी में इतने अच्छे हो गए कि वो अब पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो ट्रेनों में मोबाइल के पार्ट्स बेचते हैं, जो एक्सेसरीज हैं। यानी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं चलने फिरने में सक्षम हूँ, तो मैं क्या ट्रेन में चलते फिरते, ट्रेन में आप सामान बेचना शुरू करते हैं। कोई पेन बेचता है, कोई पान गुटखा बेचता है, यानी कि इनकम जनरेशन की तरफ भी आप बढ़ते हैं। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन की तरफ आप अग्रसित हो जाते हैं, जो कि उस लाइफ से जो कि आप बिल्कुल अकेले बिता रहे थे। इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना हो, हायर एजुकेशन में आपको अचीव करना हो, किसी दृष्टि दिव्यांगजन को वोकेशनल ट्रेनिंग में जाना हो, या कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को सफल होना हो, तो यहाँ पर आप देखते हैं व्यक्ति को बेसिक ओरिएंटेशन मोबिलिटी आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विजुअल इंपेयरमेंट की लाइफ चेंज हो जाती है, पब्लिक एटीट्यूड्स भी उनके तरफ बदल जाता है। अगर वो देखते हैं किसी विजुअली इंपेयर्ड पर्सन को अकेले चलते फिरते अगर देखते हैं, तो पब्लिक एटीट्यूड बदल जाता है, उनके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। तो मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आज के विषय पर विषयगत पीपीटी के द्वारा आपके अनुभवों से युक्त दिया गया बोधार्जन हमारे सभी विशेष शिक्षकों के मर्मज्ञता को और विषय से संबंधित ज्ञानता को आज नवीनता प्रदान किया है। हमारे साथ जो विशेष शिक्षण प्रशिक्षण को प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु जुड़े हैं, उनके लिए एक रोड मैप का आज आपने निर्माण किया है, तथा विशेष शिक्षा में किस तरीके से ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की महत्ता को लेकर के और इस पर निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ कैसे काम किया जाए, इसकी महत्ता को बनाते हुए कैसे और अधिक आगे बढ़े, इसके हेतु आज आपका उद्बोधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है। मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूं, अगर किसी एक प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो तो आप हमारे बीच रख सकते हैं। तत्पश्चात मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में बढ़ूंगा। अगर किसी प्रतिभागी का आज के विषय से संबंधित सर से कोई एक प्रश्न। आपने धरातली भावों को युक्तता देते हुए अपने मनोभावों को, अपने ज्ञानार्जन को आज रखा है। वैसे कोई किसी प्रतिभागिता का शेष तो कोई प्रश्न बचना नहीं चाहिए। ममता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हेलो जी जी सर, मेरा बेटा जो है वो अभी 3 साल का है, तो मुझे उसके रिगार्डिंग प्रश्न पूछना था। जी जी, पूछिए पूछिए मैम, पूछिए। जैसे कि वो उसे आरओपी डिजीज हो गया था, बाय बर्थ ही है। तो जैसे सर ने बताया, वो हालांकि वो चलने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ को आगे करके वो चल लेता है, लेकिन कभी उसे चलने में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आता है, वो अपना सिर जो है नीचे जमीन पर मारता है, और मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा उसके अंदर रहता है।
हेलो। हेलो। हाँ, क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? जी सर, उसको आरओपी डिजीज था, वो बाय बर्थ ही, मतलब अभी सर्जरी वगैरह कराया पर अभी बिल्कुल भी विजन नहीं है। अच्छा, और तो अभी वो, हाँ, ठीक है। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है। कितने उम्र में उनको ये ब्लाइंडनेस हुआ, मतलब साल पहले? सर वो 3 साल का है, उसको बाय बर्थ ही है, वो प्रीमिच्योर बेबी था। अच्छा अच्छा। तो आरओपी डिजीज होता है, रेटिनोपैथी का, उसे आरओपी हो गया था। अच्छा, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ हम्म। कि आप एक बार उसको अवश्य किसी एक्सपर्ट के साथ दिखाइए। कहीं कोई मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला कोई कंडीशन तो नहीं है, ठीक है? यानी कि जी सर। साथ में कुछ और दूसरी समस्या तो नहीं है, ठीक है? एक ये, आ, अगर तो वो सामान्य एक दृष्टिबाधित बालक है, सामान्य मतलब कि सिर्फ उसको प्रॉब्लम है आंखों से, तो हम्म। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि एक छोटे बच्चे को आप कैसे मोबिलिटी कराएंगे। आपने क्या करना है, जहां पर भी वो मूव करता है, जिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, वहां पे जी। अनावश्यक वस्तुएं ना हो, पूरी जी सर। हो या पूरी तरह से बंद हो, क्योंकि वो अगर टकरा जाता है किसी वस्तु से तो फ्रस्ट्रेशन होने की संभावना पूरी होती है। और उसको खेल कूद की तरफ भी लगाए आप। जैसे नॉर्मली बच्चे खेलते हैं, लेकिन उसमें ऑडिबल बॉल्स, आवाज करने वाली वस्तु, और उनको मोबिलिटी की तरफ अग्रसर करने के लिए आप उसको आवाज दे करके, क्लैपिंग करके अपनी तरफ, अगर आप 5 मीटर दूरी पे हैं तो अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करें। शुरुआत में आप किसी कांटेक्ट यानी कि दीवार के कांटेक्ट से ट्रेलिंग करते हुए उसको सिखाने की कोशिश करें, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए, ठीक है? कोई अड़चन या कोई बाधा ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। फिर जब आप उसको खुले वातावरण में ले जाते हैं जहां पे कोई कांटेक्ट ना हो, जैसे आपने घर के आंगन में या किसी ग्राउंड में, तो आप क्लैप करके उसको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करें, तो उसके मन में जो डर है, डर की भावना धीरे धीरे खत्म होगी। और ऐसे खेल आप खिलाने की कोशिश करें जो जिसमें कि वो थोड़ा सा दौड़े भागे, लेकिन हाँ, ऑब्स्टेकल ना हो, इसका आप ध्यान रखेंगे। ऐसे टॉयज देंगे जिनमें आवाज हो या चमक वाली चीज हो, ठीक है? और साइटेड गाइड, एक साइटेड गाइड का मतलब ये होता है कि आप बच्चे का हाथ पकड़ करके चलेंगे और आसपास में क्या है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे कि भाई ये, सपोज आप थोड़ी देर दुकान तक जा रहे हैं, बाजार तक जा रहे हैं, उसको लेकर के अवर से जाए, ये कच्चा रास्ता आ गया, ये पक्का रास्ता है, ये स्कूटर गाड़ी है, ये बस गई है अभी हमारे सामने से, ये चीजें आप उसको बताना आरंभ करें। तो हो सकता है घर के एनवायरमेंट में रह करके भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर हो सकता है, थोड़ा सा बाहर ले जाइए। एक सामान्य बच्चे जितना घूम सकता है, एक सामान्य बच्चा 3 वर्ष की आयु में कितना घूम सकता है, लगभग उतना ही उसको घुमाने की कोशिश करें, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की समयावधि 12 से 1 थी और 1:07 हो गए हैं। समय को देखते हुए, आपकी व्यस्तता को भी देखते हुए, मैं कार्यक्रम को अगले पायदान धन्यवाद ज्ञापन की तरफ ले चलता हूं सर। और आज के कुशल उद्बोधन और विशिष्ट भावों की इस पटल पर जागृति को रखने हेतु मैं संपूर्ण सीआरसी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपको सादर प्रणाम करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन PDUNI PBD की निदेशिका आदरणीय स्मिता जयवंत मैम का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर रहे आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग CRC लखनऊ का, आदरणीय सविता शुक्ला मैम का, लेक्चरर CRC लखनऊ, आदरणीय पंकज आर्या मैम का, लेक्चरर CRC लखनऊ। उनके कुशल निर्देशन से आज का यह कार्यक्रम स्वरूप प्राप्त किया और आज यह अपनी पूर्णता की तरफ अग्रसर हुआ। मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुए
हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नीलम धमीजा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी विशेष शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज के इस विशेष विषय बिंदु पर आप सभी ने अपनी संपूर्ण मनोयोगिता से इस भाव को सुना, समझा, जाना और उस पर आप आगे बढ़ते गए। समझा आपने लगनता के साथ। मैंने देखा कि कई हमारे प्रशिक्षु बेटे और बेटियां नोट करते जा रहे थे। यह एक ऐसा साइन होता है जो कार्यक्रम की संपूर्णता के लिए हम लोगों को एक कुशल मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो इन्हीं भावों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आपका दिन शुभ हो। सभी लोग फीडबैक फॉर्म को विधिवत भरकर यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं। पुनः देवीलाल सर आपको सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम। धन्यवाद सर। वेस्ट बंगाल से सोमनाथ गोस्वामी, देवीलाल सर को मेरा प्रणाम।